इंसान कभी भी हर समय एक स्टेट में नहीं रह पाता क्योंकि परिस्थितियां हम सबको गुड और इविल के बीच बैलेंस बनाने पर मजबूर कर देती है। जब इस द्वंद में हम वल्नरेबल या कमजोर पड़ जाते हैं तब नकारात्मक शक्तियां हम पर हावी होने लगती है और लोग इसे ही डिमोनिक पोजेशन का नाम देते हैं। आज की वीडियो कुछ अलग होने वाली है क्योंकि हम आज कुछ लोगों के रियल लाइफ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस और उनकी इस खौफनाक आपबीती को जानेंगे खुद विक्टिम्स के नजरिए से। इन कहानी को संग्रहित किया है माई इनकाउंटर विद इविल नाम की मिनी सीरीज ने, जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। इस सीरीज में 3 कहानियां हैं जिनमें से मैं 2 को आज वाली वीडियो में कवर करूंगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो पहले केस में हम जेसिका और उसकी मां सुली को देख पाते हैं जो कि सैन लुइस के रहने वाले हैं। सुली बताती है कि ये घटना तब शुरू हुई जब 2007 में जेस अपने स्कूल जाना शुरू करी थी। हम देखते हैं कि छोटी जेस रेसेस के बाद हाथ धोने के लिए स्कूल वॉशरूम में एंटर करती है और उसके ठीक पीछे एक डरावनी आकृति थी। यह आकृति उसी की तरह कुछ 6-7 साल की लंबे बाल वाली लड़की थी जिसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उसका पूरा शरीर पीला पड़ चुका था। फिर अचानक ही आत्मा जेस के सर को पानी में डुबोने लगती है जिससे जेस बहुत डर जाती है और चीखने लगती है। जेस को बचाने के लिए उसकी टीचर बाथरूम में पहुंचती है जहां जेस उन्हें सारी कहानी बताती है, लेकिन टीचर के चेक करने पे वहां कोई भी नहीं था। सुली कहती हैं कि उस दिन के बाद से घटनाएं धीरे धीरे बढ़ती रही और एक रात जब जेस अपने कमरे में सो रही थी तब हम एक लंबे चौड़े काले कपड़े पहने इंसान को उसके कमरे में दाखिल होते देखते हैं। इसके बाद हमें जेस की चीख सुनाई देती है जिसे सुनकर सुली भी वहां आ जाती है। सुली जेस को सीढ़ियों पर बहुत डरी हुई हालत में पाती है जहां उसका पूरा शरीर जख्म से भर गया था। जेस के कहने पर सुली कमरे में चेक करने जाती है जहां उसे अब भी कोई नहीं मिलता। इन सब के कारण जेस काफी डरी रहने लगती है और स्कूल में भी क्लासमेट्स वगैरह उससे दूर ही रहते थे। सुली अपनी बेटी को कभी पीडियाट्रिशियन तो कभी थेरेपिस्ट के पास ले जाती थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। यहाँ एक अजीब बात यह थी कि जेस जिन आत्माओं को अपने आसपास देखती थी वो रूप बदलती रहती थी। हद तो तब हो गई जब एक रात जेस अपना सर लैंप पे पटकने लगी और वो कह रही थी कि उसे कोई मार डालेगा। इसके बाद एक दिन जेस रात में पढ़ाई कर रही थी जब उसकी मां सुली अपने शक को पक्का करने के लिए पास ही के रेडियो पर एक प्रेयर बजा दी। उनके ऐसा करते ही जेस का हाव भाव बिल्कुल बदल गया और वो गुस्से में अपने टेबल से उठ गई। इसके बाद जेस उन्हें घूरने लगी और आकर रेडियो को ऑफ कर दी। इस घटना से सुली समझ गई थी कि उनकी बेटी पर किसी बुरी शक्ति का साया जरूर है। अब दोस्तों, सुली एक ऐसी औरत थी जिन्होंने बचपन में काफी कुछ झेला था। इनफैक्ट जेस के जन्म के बाद उनके पति उन्हें छोड़कर चले गए थे, तो ऐसे में जेस काफी सेंसिटिव थी और सेंसिटिव लोग पे बुरी आत्माओं का ज्यादा प्रकोप होता है। खैर, रात को सोते वक्त जेस की नींद हमेशा 3 से 3:30 के बीच ही खुलती थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए सुली एक प्रेयर वाले कैसेट को उसी समय उनके कमरे में ऑन कर देती थी और प्रेयर की आवाज से जेस एकदम से बेचैन होकर हाथ पैर पटकने लगती थी। एक दिन जेस अपने बिस्तर से क्रॉल करते हुए उतरती है और लिविंग रूम में पहुंचती है। सुली ने हार नहीं मानी थी और वो भी रेडियो लेकर लिविंग रूम में आती है। हम देखते हैं कि जेस का शरीर अकड़ गया था और वो पूरी तरह से अपने सर को पीछे घुमा लेती है जहां उसका चेहरा भयावह लग रहा था। ये दृश्य देखकर सुली बहुत घबरा जाती है और उनका पूरा भरोसा हो गया था कि यह किसी तरह का डिमोनिक पोजेशन है। अब दोस्तों, हमने कई बार अपने चैनल पे डिमोनिक पोजेशन की कहानी सुन रखी है और ये कहानियां काफी दिल दहला देने वाली होती है। ऐसे में मैं आपको कुकू एफएम पे द ब्लैक डीमन स्टोरी रिकमेंड करूंगा जहां प्रोफेसर जावेद अपने असिस्टेंट के साथ मोहन नगर के जंगलों में भटकते हैं और भटकते हुए वो राक्षसों के महल तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में क्या ये दोनों बच पाएंगे और आखिर क्या है इन राक्षसों का इतिहास, जानिए कुकू एफएम पे। देखो, कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज अवेलेबल हैं जिन्हें आप रीजनल लैंग्वेजेस में भी सुन सकते हैं, इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश। कुकू एफएम का ईयरली सब्सक्रिप्शन सिर्फ 399 का है और अगर आप मेरा कोड HAUNTT50 यानी कि HAUNT50 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये मिल जाएगा सिर्फ 199 रुपए में, यानी कि 50% ऑफ। बस ध्यान रहे कि ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए है और हाँ, लकी 50 यूजर्स को इस पे मिलेगा
100% कैशबैक। तो देर मत करो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे है, उस पे जाओ, कुकू एफएम को डाउनलोड करो, मेरा कोड यूज करो एंड हैप्पी लिसनिंग। कमिंग बैक टू स्टोरी, जेस बताती है कि कुछ ऐसे भी सिचुएशन आए थे जहां जेस के अंदर का डीमन सुली से बातें करता था। ऐसे में सुली फाइनली एक प्रीस्ट की मदद लेती है जो कि इटली से आए थे और प्रीस्ट फौरन जेस को चर्च में ले जाते हैं। प्रेयर्स के बावजूद जेस की हालत बद से बदतर हो रही थी, जहां वो उल्टी कर रही थी और उसकी आंखें भी सफेद पड़ गई थी। सुली कहती है कि ये डिमोनिक पोजीशन है, लेकिन फादर अब तक कन्विंस्ड नहीं थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मे भी ऐसा हो सकता है जेस सिर्फ बीमार है। इनफैक्ट आसपास के लोग भी यही मानते थे कि जेस सिर्फ बीमार है और सुली एक खराब माँ है। खैर, एक रात जेस अपनी माँ से झगड़ने के बाद उन्हें मारने पीटने लगती है और आज सुली हिम्मत करके इस डीमन से उसका नाम पूछती है। सरप्राइजिंगली ये डीमन पहली बार अपना नाम बताता है, जो था एस्मोडियस। अब जो लोग मेरी वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा एस्मोडियस कौन है। खैर, सुली फौरन ये सब प्रीस्ट को बताती है और वो कहते हैं कि एस्मोडियस एक बहुत शक्तिशाली डीमन है जो कि कई डीमंस का सरदार भी है। एस्मोडियस धीरे धीरे आपके शरीर पे कब्जा करता है और एक पैरासाइट की तरह इंसान की सारी एनर्जी और जान चूस लेता है। सुली अपनी बेटी को बचाने के लिए एक कैथोलिक ग्रुप से कांटेक्ट करती है जो कि मिलकर जेस को एक्सोरसाइज करने आते हैं। इस एक्सोर्सिज्म के दौरान पहले तो जेस बहुत वायलेंट होकर तोड़फोड़ मचाती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद काम हो जाती है। देन जेस बताती है कि उसने खुद को दूसरे डिमेंशन में या फिर यूं कहें कि नर्क में दाखिल होते हुए देखा, जहां कई चीखें और डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। इधर डीमन अब तक जेस के शरीर से निकलकर ग्रुप के एक मेंबर के अंदर दाखिल हो गया था जो जेस की तरह ही सिम्टम्स शो करने लगा। यानी देखा जाए तो डीमन अभी तक गया नहीं था, वो बस दूसरी जगह पनाह ले लिया था। खैर, अगली शाम सुली बाहर से ग्रोसरी वगैरह लेकर आती है और उन्हें जेस कहीं दिखाई नहीं देती। बहुत ढूंढने पे जेस बाथरूम में मिलती है, जहां उसकी हालत देख सुली चौंक जाती है। हम देखते हैं कि जेस अपने आप को चोट पहुंचा ली थी और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखें भी सफेद पड़ गई थी जो बहुत भयानक लग रही थी, यानी कि डीमन वापस आ चुका था। जेस यहाँ डीमन की आवाज में कहती है कि मेरा नाम एस्मोडियस है, ये शरीर अब मेरा रहेगा और मैं ही इसका प्रोटेक्टर और सेवियर हूँ। तुम अगर अपनी बेटी की सलामती चाहती हो तो इस बात को मान लो कि ये मेरी रहेगी और मैं ही इसका करता धरता रहूंगा। सुली अब तक बहुत डेस्परेट हो चुकी थी और वो इस बात के लिए मान जाती है। इसके बाद सुली अपने घर से गॉड और जीसस की सारी चीजें हटा देती है। वो अपने घुटनों के बल बैठ इस डीमन को बाउ करती है और यहाँ हम समझ पाते हैं कि वो मजबूर हो चुकी थी। देन एक डीमोनोलॉजिस्ट की मदद से एक सेरेमनी परफॉर्म की जाती है जिसके दौरान एक ब्लड पैक बनाया जाता है जहाँ जेस एस्मोडियस को एक्सेप्ट करती है। यहाँ तक कि इंटरव्यू के दौरान एस्मोडियस इंटरव्यू को जेस के थ्रू बताता है कि इस लड़की ने खुद हमें ढूंढा और एक्सेप्ट किया है। हम इंसानों से कुछ नहीं करवाते बल्कि इंसान खुद हमें ढूंढते हैं। तुम्हारी दुनिया में भगवान के साथ साथ शैतान भी रहता है और इस बैलेंस को बनाए रखना ही हमारा काम है। अब इस एक्सेप्टेंस और पैक्ट के बारे में एक जाने माने एग्जॉर्सिस्ट हमें बताते हैं कि डीमंस के साथ बनाए जाने वाला पैक्ट बहुत खतरनाक होता है। डीमन हमें कभी भी आजादी नहीं देता और हमारी आत्मा को प्रताड़ित करता है, मैनिपुलेट करता है, यहाँ तक कि हमसे कुछ भी करवा सकता है। हम रियल फुटेज में देख भी पाते हैं कि पैक्ट के बाद भी एस्मोडियस अक्सर जेस को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देता था, विच वॉज हॉरिफाइंग। लेकिन इन द एंड सुली और जेस ने अपनी जिंदगी को एक्सेप्ट कर लिया है। सुली बताती है कि आज वो डीमंस को और उनकी दुनिया को समझ पाती है। वो ये भी दावा करती है कि वो और जेस दोनों ने डीमन से शादी कर ली है, जहां सुली डीमन सेथ के साथ है। एक जाने माने डीमोनोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि डीमंस के साथ समझौता या शादी इंसानों को बहुत तरक्की और पैसा भी देती है, लेकिन इसका बुरा असर भी है। ये डीमंस कम से कम 8 से 10 साल तक आपके साथ रहते हैं और आपको हर हाल में प्रोटेक्ट करते हैं। जेस बताती है कि वो किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन अगर कोई उसे छूने की भी कोशिश करे तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो दोस्तों, ये थी पहली कहानी और आपने गौर करा होगा कि इस कहानी का एंड यूजुअल स्टोरी से काफी अलग सा था। अब हालांकि ये कहानी सो कॉल्ड ट्रू स्टोरी है, लेकिन एंड में शादी वगैरह वाली बात मुझे जमी नहीं। I mean, ये सब एक नाटक भी हो सकता है या फिर मे बी सच ही हो। आप अपने व्यूज हमें कमेंट्स में बताएं। मीनवाइल लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड केस। ये कहानी एंड्रिया के परिवार की है, जिसमें एंड्रिया के अलावा उसकी माँ कॉनी और उसकी बहन ईस्टर है। एंड्रिया अपने फैमिली में हुए घटनाओं पे किताबें लिखी हैं नेम्ड द फैसिनेशन ऑफ इविल ऑब्सक्योर्स गुड। एंड्रिया बताती हैं कि बचपन में जब वो और उनकी बहन ईस्टर बहुत छोटी थी, तब उनके माँ बाप एक टेंस डिवोर्स से गुजर रहे थे। ऐसे में कॉनी अपनी बेटियों के साथ अपनी नई जिंदगी मेक्सिको में शुरू करती है। यहाँ एक दिन पड़ोस के लोग विजी बोर्ड से खेल रहे थे और अचानक ही पड़ोसी का कुत्ता एकदम जोर से भौंकने लगा। ईस्टर गौर करती है कि सेम मोमेंट में कॉनी उस कुत्ते को एक टक घूरे जा रही थी और कॉनी का हाव भाव ठीक नहीं लग रहा था।
इसके बाद कॉनी अचानक से यहाँ से निकलने का फैसला करती हैं और पैकिंग करते वक्त वो शेल्फ पे रखे एक डॉल को देखकर चिल्लाते हुए पूछने लगती है कि ये डॉल मुझे क्यों घूर रही है। कॉनी का कहना था कि डॉल और वो कुत्ता दोनों की आंखें लाल है और ये डॉल तो मुझे देखकर स्माइल कर रही है। खैर, यहाँ से कॉनी अपने बच्चों को लेकर अपने भाई ऑस्कर के घर पहुंच जाती है और ऑस्कर कॉनी की बातों पे यकीन करता है। ऑस्कर फौरन कॉनी को क्लींजिंग वगैरह के लिए चर्च ले जाता है और यहाँ में पता चलता है कि जो डीमन कॉनी पे हमला कर रहा था वो पहले भी ऐसा ट्राई कर चुका था, लेकिन उस टाइम उनकी स्ट्रॉन्ग विल पावर होने के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल कॉनी रिसेंटली डिवोर्स्ड है और उस पे बच्चों को पालने का प्रेशर है, तो ऐसे में कॉनी अभी वल्नरेबल थी एंड देन डीमन उसे पकड़ लिया है। खैर, आगे हम देखते हैं कि कॉनी को एक कमरे में रखा गया जहां उनसे बात करने उनके भाई और एक साइकोलॉजिस्ट आते हैं। साइकोलॉजिस्ट कॉनी को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उनके ऊपर काफी जिम्मेदारियां हैं जिसकी वजह से शायद उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन एज अ व्यूअर हम नोटिस कर रहे थे कि कॉनी का व्यवहार लगातार बहुत बेचैन होता जा रहा था और वो अचानक ही इस डॉक्टर पे एक वास फेंक देती है। इसके बाद कॉनी के भाई जैसे तैसे कॉनी को ओवरपावर करते हैं जहां कॉनी बहुत वायलेंट हो चुकी थी। इस पॉइंट पे एंड्रिया कहती है कि उन्हें लगता है कि कॉनी के पजेस होने के 3 मुख्य कारण थे। पहला तो ये कि उनकी बहन काला जादू वगैरह जानती थी और अक्सर डीमंस को समन करने की कोशिश करती थी फॉर रिच पॉलिटिकल पीपल इन मेक्सिको, जिसका असर शायद फैमिली पर भी पड़ा हो। दूसरा ये कि कॉनी और उसकी फैमिली के घर के पास ही एक नटोरियस सीरियल किलर का घर था जिसने 4 लड़कियों को घर में कैद करके मार डाला था। ये किलर वहीं के स्कूल में एक स्टूडेंट था और कॉनी इस बारे में भी जानती थी, तो हो सकता है इस पूरे इंसिडेंट का कॉनी पे असर पड़ा हो। तीसरा और सबसे मुख्य कारण ये कि कॉनी इस वक्त बहुत वल्नरेबल हालत में है क्योंकि उनके फाइनेंशियल और फैमिली स्टेटस ठीक नहीं रहे हैं, तो ऐसे में डीमन उन्हें पकड़ा होगा। ईशा बताती है कि कॉनी फर्स्ट कांटेक्ट के अगले दिन ऑफिस चली गई और वहां से अपने घर वापस आकर उसके सारे खिलौने हटाने लगी एज इफ वो इनसे डरी हुई हो। दिन ब दिन कॉनी की हालत खराब हुई जा रही थी और वो बहुत अपसेट और डिप्रेस्ड रहने लगी। एक दिन अचानक से कॉनी को बाहर से फिर उसी कुत्ते के वॉयलेंटली हाउल करने की आवाज आई। कॉनी जब बाहर देखती है तो उसे सामने की खिड़की में एक सफेद आकृति दिखाई देती है। इस आत्मा के बाल लंबे घने थे और ये अजीब तरह से कॉनी को घूरे जा रही थी। कॉनी घबराते हुए सड़क की तरफ भागती है जहां रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद तो कॉनी की हालत और खराब हो जाती है जहां वो बार बार अलग अलग आवाज में चिल्लाने लगती है और डॉक्टर्स एंड नर्सेस पे हमला भी करती है। इस सबसे घबराकर कॉनी के भाई फादर से कांटेक्ट करते हैं और फादर के आते कॉनी उन्हें देखकर अजीब तरह से मुस्कुराने लगी और ऐसा लगा मानो वो हवा में लेविटेट कर गई हो। फादर एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं जहां वो कई बार डीमन को इन्वोक करते हैं, उससे उसका पता पूछते हैं, लेकिन कॉनी बिना रिस्पॉन्ड किए सिर्फ खुद को चोट पहुंचा रही थी। एक पॉइंट के बाद कॉनी शांत होने लगती है और कहती है कि उसके बिस्तर के दूसरी तरफ सफेद कपड़ों में एक फरिश्ता बैठा है। फादर समझ गए थे कि ये कोई फरिश्ता नहीं बल्कि कोई रूप बदलने वाला डीमन है। वो प्रेयर्स वगैरह पढ़ते हैं और होली वाटर बार बार कॉनी पे डालते हैं। इससे कॉनी की हालत और खराब होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। कॉनी को इस हालत में देख उसका भाई ऑस्कर काफी डिस्टर्ब हो जाता है और प्रीस्ट बताते हैं कि हमें इसे यहाँ से कहीं और ले जाना होगा। तो अगले दिन प्रीस्ट और ऑस्कर एक भव्य एग्जॉर्सिज्म अरेंज करवाने का फैसला लेते हैं जहाँ सारे रोमन रिचुअल्स का नियम से पालन किया जा सके। कॉनी को लेने कैथोलिक चर्च से लोग आते हैं और यहाँ पे कॉनी अपने नॉर्मल स्वरूप से कहीं ज्यादा फिजिकल पावर दिखाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। इस पॉइंट पे ऑस्कर इस डीमन से उसका नाम पूछता है जो होता है बिल्जेबब। अब अगेन जो लोग मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं उन्हें बिल्जेबब भी पता होगा। खैर, कॉनी को चर्च ले जाया जाने लगता है और चर्च आने के रास्ते में कॉनी लगातार रुकावट पैदा कर रही थी जहां वो सुपर ह्यूमन पावर्स दिखा रही थी। जब किसी तरह उसे चर्च ले जाया गया और रस्सियों से बांधा गया तब तक कॉनी की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसने अपने बॉडी से बाइल वॉमिट करना शुरू कर दिया। हम देखते हैं कि कॉनी की आंखें काली पड़ चुकी थी और वो आसपास के हेल्पर्स को भी बहुत डरा रही है। फादर लगातार प्रेयर और एग्जॉर्सिज्म का प्रोसीजर किए जा रहे थे और कॉनी पर होली वाटर और होली ऑयल छिड़के जा रहे थे। एग्जॉर्सिज्म का ये तरीका एंशिएंट रिचुअल से इंस्पायर्ड था जहां एग्जॉर्सिज्म्स के लिए होली वाटर वगैरह के अलावा क्रिश्चियनिटी के एंशिएंट रिलिक्स जैसे कि बेल वगैरह का इस्तेमाल भी किया जा रहा था। प्रोसेस के बीच ही कॉनी अचानक से प्योर लैटिन भाषा का प्रयोग करने लगती है जो देखकर वहां सभी शॉक्ड हो गए थे। अब कुछ देर बाद ऐसा होता है जिसके लिए कोई प्रिपेयर्ड नहीं था। चर्च में पीछे स्थित एक बड़ा सा भारी क्रॉस टूट जाता है और ऑलमोस्ट फादर के ऊपर गिर जाता है, लेकिन एन मौके पे ऑस्कर उन्हें वहां से हटा देता है। कॉनी हंसने लगती है और अपनी रस्सियां भी तोड़ देती है। इसके बावजूद फादर नहीं रुकते और कॉनी से उस डीमन का नाम पूछते हैं। कहा जाता है कि नाम बोलने से डीमन कमजोर पड़ जाता है। ये डीमन बताता है कि वो बिल्जेबब है और वो डीमंस का सरदार है। फादर लगातार प्रे करते हैं और धीरे धीरे ये डीमन कमजोर पड़ने लगता है।
इवेंचुअली कॉनी होश में आती है और काफी उल्टी वगैरह करती है, जिसमें एक काला लिक्विड चेन के फॉर्म में उसके शरीर से निकलता है। इसके बाद वो ठीक हो जाती है और उन घटनाओं के बाद कॉनी ठीक ही रही। लेकिन आज भी अगर उन दिनों को याद किया जाता है तो कॉनी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी माई इनकाउंटर विद इविल की 2 कहानियां जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ हम 2 लोगों की जिंदगी के बारे में जान पाए जहाँ किसी न किसी परिस्थिति में उनका सामना बुरी शक्तियों से हुआ और उन्होंने इनसे लड़ने में जी जान लगा दी। इस कहानी में थियरीज वगैरह नहीं है क्योंकि सारे विक्टिम्स ने फर्स्ट हैंड अकाउंट हमारे साथ बांटा है। बस मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों कहानी की एंड बहुत ही डिफरेंट थी। एक में जहाँ डीमन को एक्सेप्ट कर लिया गया, वहीं दूसरे में डीमन को एक्सोरसाइज कर दिया गया। इन द एंड ये कहानियां हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि क्या हमारी दुनिया में सच में ईविल है। वेल, आप अपनी ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप कोई रियल केस जानते हो तो हमें कमेंट में बताइए, पढ़ने में काफी इंटरेस्टिंग होता है। बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। और यहाँ मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में है कुकू एफएम को डाउनलोड करने का लिंक, तो डाउनलोड करो और वहां मेरा कोड HAUNTT50 यानी HAUNT50 का जरूर इस्तेमाल करना टू गेट 50% ऑफ ऑन ईयरली सब्सक्रिप्शन। ये ऑफर सिर्फ पहले 250 लोगों के लिए है और लकी 50 लोगों को 100% कैशबैक मिल जाएगा अपने सब्सक्रिप्शन पे। नाउ जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ड्यू को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।